आर इंडिया। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। नारी हर रूप में सर्व कल्याण की अभिलाषी होती है, दूसरों की सेवा करना अपना परम धर्म मानती है। लेकिन एक पेशा ऐसा है जिसमें नारी इसी को अपने जीवन का आधार मानती है और वो है नर्सिंग का पेशा। हमारे आज की तेजस्विनी इसी पेशे से जुड़ी हैं। आप सेना में काम करती हैं और आपने अपने जीवन के 3.5 दशक जवानों, उनके परिवारों की सेवा में ही गुजार दिए हैं। और नर्सिंग के प्रति आपके योगदान को देखते हुए ही राष्ट्रपति ने आपको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का मेडल भी शामिल है। हमारी आज की तेजस्विनी है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर SV सरस्वती। अपनी जिंदगी के 3.5 दशक नर्सिंग सेवा के माध्यम से निस्वार्थ मानव सेवा को समर्पित कर देने वाली सेना में सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को जब राष्ट्रपति द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए साल 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये क्षण उनकी तपस्या समान जीवन के प्रति देश का सम्मान था, जो उनकी बतौर नर्स असाधारण कार्यकुशलता और ड्यूटी के प्रति उनके समर्पण के लिए प्रदान किया गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की ब्रिगेडियर सरस्वती की जब 28 दिसंबर 1983 को मिलिट्री नर्सिंग सेवा में कमिश्निंग हुई, तब से लेकर अब तक उनकी कर्तव्य निष्ठा सबके लिए एक मिसाल है। ऑपरेशन थिएटर नर्स के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली ब्रिगेडियर सरस्वती हजारों रेजिडेंट्स और नर्सों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट में सैनिकों और परिवारों को ट्रेन कर चुकी हैं। परिवार में माता पिता से मानव सेवा के मूल्यों को आत्मसात कर नर्सिंग के जरिए इन्हें जीने वाली ब्रिगेडियर सरस्वती को परिवार का भी पूरा साथ मिला। रात दिन और विषम घंटों में भी काम करने जैसे नर्सिंग पेशे से जुड़ी चुनौतियों में उन्हें उनके पति का और साथ ही बेटी का भी पूरा सहयोग रहा। आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सैन्य नर्सिंग सेवाओं का प्रतिनिधित्व किया और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का हिस्सा बन अफ्रीकी देश कांगो में भी अपनी सेवाएं दी, जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र मेडल से भी आपको सम्मानित किया गया। सेना में अधिकारियों के सहयोग और उत्तम कार्य प्रणाली और माहौल के कारण सेना में सेवा करने को जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि और उपलब्धि मानती हैं। सैनिकों, उनके परिवारों के लिए नर्सिंग पेशे में सराहनीय योगदान के लिए 2 विशिष्ट सेवा कमेंडेशंस प्राप्त कर चुकी नर्सिंग क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात ब्रिगेडियर SV सरस्वती से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरस्वती जी। थैंक यू। आपकी ये यूनिफॉर्म, आपके ये तमगे जो चमक रहे हैं, ये वाकई हमको गौरव का एहसास कराते हैं कि महिला कहाँ से कहाँ पहुँच रही है आज। लेकिन आपका जीवन तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अनुकरणीय योग्य जीवन है, यानी सब आपके जीवन से उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे में आपसे यही जानना चाहती हूँ सबसे शुरुआत में कि आप अपने जीवन को किस सोच के साथ परिभाषित करती हैं? मेरा जीवन नर्सिंग प्रोफेशन में जो अभी चल रहा है 3.5 दशक से कुछ ज़्यादा नहीं है, सहानुभूति, सैक्रिफाइस और हार्डवर्क से भरा हुआ है। और उससे जो हैप्पीनेस मिलता है उसका कोई तोल नहीं सकते। और ये खुशी और ये संतुष्टि का भाव सरस्वती जी आपके चेहरे और आपकी शख्सियत में भी झलकता है। मुझे लगता है दर्शक भी जो देख रहे हैं वो मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। ये एक पेशा ऐसा है जिसमें हम लोग अमूमन किसी को देखते हैं तो उनसे सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और इस लाइन में आते हैं।
लेकिन आपके परिवार में तो कोई सेना में भी नहीं था, कोई नर्सिंग के प्रोफेशन से भी जुड़ा हुआ नहीं था, तो फिर आप इसकी तरफ कैसे आकर्षित हुई? एक्चुअली जो नर्सिंग प्रोफेशन में आना मेरा पहला चॉइस नहीं था। मैं एक पुंगनूर नाम के छोटी सी गांव से हूँ, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के, जो आंध्र प्रदेश के। वहाँ पे मैंने 10th पढ़ी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। फिर मैंने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में 12th पढ़ी बायोलॉजी लेके। फिर उस टाइम में मुझे लगा कि मुझे बैंक में काम करना चाहिए, तो फिर मैंने बीकॉम सब्जेक्ट लिया। पर आपके पिताजी भी बैंक में काम करते थे ना? नहीं, पिताजी नहीं, मेरे पिताजी काम पशु चिकित्सक थे। अच्छा। तो उनसे मुझे ये लगता था कि उनको जब कोई जानवर को देखभाल करके आते घर, उनको बहुत खुशी होता था। वो बड़ा दयालु टाइप के इंसान थे। और मेरी माँ एक क्रिश्चियन मेडिकल सेंटर में कुछ महीनों के लिए हेल्थ असिस्टेंट के रूप में काम किया उन्होंने। उनके साथ मैं भी चलती थी, आजू बाजू के विलेजेस में हम विटामिन सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो मेरी कितनी मदर, छोटी थी आप जब अपनी मैं माँ उस के टाइम साथ 7th क्लास में थी। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा लगता था। और मेरा मम्मी कभी नहीं बोलती थी बहुत काम हो गया, थक गया। तो मुझे ये प्रेरणा जो है हार्ड वर्किंग का प्रेरणा मेरा मम्मी से मिला, और सेवा की प्रेरणा मेरा पिताजी, और खास करके सहानुभूति। उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, स्पेशली जानवर को देखने से कभी नहीं आता था। तो ये दोनों से मुझे ये प्रेरणा मिली। ठीक है, लेकिन सेना की तरफ फिर कैसे आना हुआ? और सेना में भी आपको नर्सिंग का ही चॉइस थी आपके सामने, या आपको लगा यही एक लाइन मेरे को लेनी एक्चुअली जब मैं बीकॉम पढ़ रही थी तो मुझे ये एडवर्टाइजमेंट दिखा पेपर में, जॉइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो मुझे ये भी पता चला कि ट्रेनिंग ये फुली फ्री होती है, उसके बाद जो है जॉब भी पक्की है। तो हमारा फैमिली इतना वेल ऑफ नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ज्वाइन करूं, और जॉब पक्की हो जाएगा तो मेरा फैमिली को मैं मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई और भी है। तो मैं इसी सोच से मैंने बीकॉम छोड़ के इसी शहर में मैंने 1980 में ज्वाइन किया। 28 दिसंबर को इधर दिल्ली में मेरा ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पर आपको तारीख याद है ना? 28 दिसंबर। एक बार जब मैं ट्रेनिंग हमारा शुरू हो गई, मुझे इतना अच्छा लगने लगा। जो ड्यूटीज़ हमारे टीचर्स, हमारे नर्सिंग एजुकेटर्स हमको जो लगाते थे, हॉस्पिटल में जाना, काम करना, पढ़ाई, दोनों हमको राउंड द क्लॉक बिजी रखते थे। मॉर्निंग 5 o'clock हम उठते थे, नाइट 10 o'clock तक स्टडी आवर्स होते थे। काफ़ी ग्रूमिंग होता हमारे नर्सिंग एजुकेटर्स पार एक्सलेंट के। तो ये ट्रेनिंग करते करते मुझे सर्विस इतना अच्छा लगने लगा, और वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है एक रेस्पेक्ट, एक डिसिप्लिन सर्विस के लिए। और कभी उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। क्या बात है। ऐसे में क्योंकि सरस्वती जी, ये जो यूनिफॉर्म होती है ना, ये भी, इसका भी एक अपना गौरव होता है। मुझे याद है जब एनसीसी स्कूल में ली थी, तो उस वक्त जब मैंने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी, तो मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगा था। एक अलग ही एहसास होता है। तो आपने जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी, तब आपको क्या एहसास हुआ था? हाँ, मैं 1983 में पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी एज ए मतलब जॉब के अंदर एंट्री मेरा तो 1983 पे हुआ था। उस दिन का हैप्पीनेस मुझे अभी भी याद है। हमारा कमीशनिंग इधर ही हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और 28 दिसंबर 1983 था। और हम सब बैचमेट्स इतने खुश थे, और वो मैं बता नहीं सकती कितना खुशी था। और एक ही दुख था कि मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाए हमारे कमीशनिंग सेरेमनी में, अदरवाइज बहुत ही खुश था। मेरा पेरेंट्स वगैरह इतने खुश थे कि उन्होंने ट्रंक कॉल बुक किया, मेरे से बात किया कि मेरी बेटी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की ट्रेनिंग पास कर लिया, अभी कमीशन भी हो गया। उनको बहुत खुशी हुआ। तो जब उन्होंने आपको पहली बार ऐसे यूनिफॉर्म में देखा होगा, हाँ, मैं एक्चुअली उसके बाद हमारा एक कुछ हॉलीडेज मिला था हमको, मैं पैक करके लेके गई थी उनको दिखाने के लिए। अच्छा। यूनिफॉर्म पहन के घर में दिखाया। मेरा पिताजी और मम्मी दोनों थोड़ा रो पड़े, इतना खुशी हो उनको, वो लोग बहुत खुश हो गए। और दैट वाज ए ग्रेट मोमेंट। इंडीड। सरस्वती जी, आपके लिए कहा जाता है कि ऑपरेशन थिएटर में नर्स के तौर पर आपके एक्सपर्टीज़ है। 3000 से ज़्यादा कहा जा रहा है कि आपने ऑपरेशंस हैं जिसमें आप भी शामिल रही हैं, उनका हिस्सा रही हैं। हम लोगों ने ऑपरेशन थिएटर को हमेशा बाहर से ही देखा है, मतलब एक पेशेंट के साथ जाते हुए, या इस तरीके से। उसके अंदर क्या होता है, कितनी जिम्मेदारी होता है, कितना दबाव होता है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। तो एक नर्स की क्या भूमिका, आपकी एज ए नर्स क्या भूमिका रहती है? हमारे ऑपरेशन थिएटर में जैसे पेशेंट आते हैं अंदर सर्जरी के लिए,
वो लोग इस भरोसे से आते हैं कि मैं ठीक ठाक होके वापस जाऊंगा, तो उनको वो भरोसा रखना है। और हम उनको बहुत अच्छे से बात करते हैं, ऑपरेशन से पहले डरना नहीं, समझाते हैं और आप निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। ये सब हमको प्री ऑपरेटिव फेज़ बोलते हैं उसको, वहाँ पे हम उसको बहुत अच्छा समझाते हैं। और जब इनको अंदर लेके जाते हैं सर्जरी के लिए, हम साथ में चल पड़ते हैं। और वो जब तक उनको बेहोशी दवाई नहीं दिया हुआ तब तक हम उनके साथ रहते। तो ये वो लोग ये सोच के लेटे ऑपरेशन का टाइम में कि मेरे साथ कोई है। और उसके बाद भी जब वो लोग होश में वापस आते हैं, हम उनके सामने रहते हैं, बातें भी करते हैं, उनका नाम जानते हैं। क्योंकि उस टाइम में अगर आप कुछ भी बुलाओ, वो लोग आपको जवाब नहीं देंगे, पर उनका नाम लेके आप उनको पुकारो तो तुरंत आँख खोलेंगे, जवाब देंगे। फिर उनके साथ हम पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में भी रहते और उनको एग्जामिन करते, ऑब्जर्व करते, सब ठीक ठाक होने के बाद ही उनको जो है वहाँ से भेजते। इस दौरान जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, बहुत चेक्स करना पड़ता है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रूल्स है, क्या क्या चेक करना पड़ता है, वो डिफरेंट स्टेजेस में चेकिंग होता है। तो पेशेंट सेफ्टी के लिए, पेशेंट के लिए सेफ्टी, और आजकल का ज़माने में बहुत लिटिगेशंस वगैरह भी हो सकता है, वो सभी जगह है। तो पेशेंट का सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड इज़ इन्फेक्शन, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और लगातार हम ये देखते हैं कि सब कुछ स्टेराइल एटमॉस्फेयर हो और कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये सब हम पेशेंट के लिए देखते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अच्छा लगता है जब एक पेशेंट सर्जरी हो के वापस जाता है और अगले दिन या 2 दिन बाद हम उनसे मिलते जाके। वो मोस्टली पेशेंट जो है हमें इतना अच्छे से नहीं पहचानते, क्योंकि वो लोग बेहोश रहते हैं जब सर्जरी होता है। लेकिन अगर हम ऑपरेशन से पहले उनसे अगर बात किया तो वो लोग ज़रूर पहचानते हैं। तो आपको तो बहुत सारे थैंक यूज इकट्ठे हो गए होंगे आपके पास। बाद में जब हम उनको मिलते हैं, हम मिलने जाते हैं, उनके बाद भी उनको समझाने जाते हैं कि ऑपरेशन के बाद जब आप घर जाते हो कि आप क्या क्या ख्याल रखना चाहिए अपना, वो लोग हमसे पूछते भी हैं। तो इस दौरान हमको अच्छा लगता है, पेशेंट जब लेटे लेटे आए और चल के वापस जा रहे हैं, वो देखने में बहुत खुशी मिलती है। ऐसे खुशी आपको कह सकते हैं जिंदगी में बहुत मिली है, बहुत जहाँ ज़्यादा। पेशेंट्स स्पेशली मैं कार्डियक सर्जरी यूनिट्स में जब मैं काम करी हूँ, वहाँ पे तो इट इज़ बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर जो है वेरी डिसिप्लिन, स्ट्रेसफुल एंड टाइम बाउंड है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होते हैं। तो वहाँ पे जो कि हमको टाइम नहीं मिलता घर के बारे में सोचना, टाइम कितना है, घड़ी देखना, ये सब नहीं होता है। जस्ट डेडिकेशन एंड टोटल कंसंट्रेशन। सरस्वती जी, हमने देखा है कि कोरोना टाइम्स में ये एक ऐसा वक्त है जब डॉक्टर्स और नर्सेस ने बहुत आगे बढ़कर अपनी ड्यूटी निभाई है, तभी हम उन्हें कोरोना योद्धा कहते हैं, कोरोना वॉरियर्स। ऐसे में आपका क्या अनुभव रहा इस कोरोना काल का? कोरोना जब हुआ था, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुकी थी, तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। क्योंकि हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स है, 5,500 से ज़्यादा जो नर्सिंग ऑफिसर्स है, इनमें से जिनको हम कोरोना ड्यूटी वगैरह में भेजना चाहते थे, इट इज़ नेचुरल, उनका जो है बहुत स्ट्रेस था, ये नया बीमारी है और इसका उन दिनों जो इसका अपडेट्स आते थे रोज़ रोज़ चेंज हो जाते थे। तो हमारा जो है हमारे लिए एक कोविड प्लेटफॉर्म है जिस पे हमको हमारे हायर अथॉरिटीज़ से डे टू डे इंस्ट्रक्शंस मिलता था, पॉलिसीज़ मिलती थी, उसको हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते थे। और हमारे जो जूनियर नर्सेस को हमने काफ़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया और उनको हम कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया ताकि ये कोविड का सामना कर सके। इनिशियली हमने इनको जो है रेस्पिरेटरी कंसर्न ऑल दी ट्रेनिंग दिया, और जो इक्विपमेंट हैंडल करना होता है उनको मालूम है ऑलरेडी, बट लिटिल एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उनको देना पड़ा ताकि उनको डर ना लगे। बिकॉज 2020 वो टाइम ऐसा स्ट्रेसफुल टाइम था कि हर एक को भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। और उसके बाद भी हमने एक क्वारंटाइन सिस्टम एक जब शुरू हो गया था, तो एक इंसान एक कमरे में बैठे 10 दिन क्वारंटाइन आइसोलेशन, तो उनको थोड़ा साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने परमिशंस के साथ कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी करी इनके लिए, जो नर्सिंग एजुकेशन के दौरान, और वो बहुत अच्छा रहा। और हमने इंकरेज किया हज़ारों नर्सिंग ऑफिसर्स को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी फ्री कोर्सेज चलाया था। और सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, CDC बोलते हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कोर्सेज चलाया था, हमने इंकरेज किया। तो काफ़ी लोगों ने ट्रेनिंग लिया है।
प्लस हमारे ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन और इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने भी काफ़ी सारी ऑनलाइन कोर्सेज तो चलाया। यानी पूरी ट्रेनिंग के साथ हमने फील्ड में उतरे और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। आपने ट्रेनिंग की बात की है, आप पहले भी नर्सेस के लिए और ऑक्सिलरी स्टाफ के लिए, सहयोगी स्टाफ के लिए भी आप टीचिंग और उनका प्रशिक्षण करती रही हैं, आप टीचिंग मटेरियल भी तैयार करती रही हैं। तो ऐसे में आपकी ये भूमिका, ये रोल कितना जिम्मेदारी भरा रहा? क्योंकि वक्त के साथ साथ नई नई चीज़ें भी आती हैं। आपने 1983 से सफ़र शुरू किया और अब तो सदी ही बदल गई है, तो उनके साथ भी अप टू डेट रहना होता होगा। हाँ, उसके लिए मैं आर्म्ड फोर्सेस पे रियली आभारी हूँ। उन्होंने मुझे सारे मौका दिया आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनली, और पढ़ाई करने के लिए हम लोग परमिशंस लेके पढ़ाई करते हैं आगे। कोर्सेज वॉट एवर, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, हमारे लिए कोई मना नहीं होता है, हम करते। और ये जो ऑक्सिलरी ट्रेनिंग का बात आपने कहा, तो ये जो बेसिकली ऑक्सिलरी ट्रेनिंग जो दिया जाता है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हेल्थ सिस्टम में क्लीनिंग, ये सब चीज़ों में जो पार्ट लेते हैं, डिलीवरी बॉयज़ होते हैं और हमारी पेशेंट केयरिंग नर्सिंग असिस्टेंट्स होते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होते हैं, इनको हमको टाइमली बताना पड़ता है। सिंपल टॉपिक्स लाइक हाउ टू वॉश हैंड्स, इनको उसका एक टेक्निक होता है। तो ऐसा कि नहीं जाके ऐसे हाथ धो के आ गए, तो हैंड हाइजीन बोलते हैं, उसके अंदर सर्टिफाई करवाया हमने उनको। ऑपरेशन थिएटर में अलग अलग तरीके का ट्रेनिंग होता है। जैसे जूनियर नर्सेस होते हैं जो एक्सपोजर के लिए आते हैं, और ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग ट्रेनिंग भी होता है, वो 2 साल का होता है। तो उनका अपना सिलेबस होता है। तो वहाँ पे हम उनको विद डिसिप्लिन और टाइम बाउंड और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिलाते हैं। लगता है बहुत ज़रूरी होता है, बहुत क्योंकि ही यही ज़रूरी है। नर्सेज आगे बढ़कर और सीनियर पोजीशंस में पहुंचेंगे। Yes, तो आप yes. लोग मार्गदर्शक बन जाते हैं हाँ। और उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभा हाँ। सके। लेकिन आपने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में भी आप गई, आपने कॉन्गो में वक्त बिताया, और अमूमन हमने ये देखा है कि ये पीस कीपिंग मिशंस वहाँ काम करते हैं जहाँ पे हालात सामान्य नहीं होते, जहाँ पे अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो कॉन्गो में आपका क्या काम था और किस तरह के चैलेंजेस वहाँ पे आपने फेस किए? कॉन्गो में मेरा चीफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड थी मैं। हमारे साथ हमारा पूरा 100 लोगों का टीम था। तो हमारे जो कमांडेंट थे काफ़ी एंकरेजिंग थे, और ऐसे कुछ स्ट्रेस वगैरह हमको फील होने नहीं दिया। और हमारे पेशेंट्स थे अलग अलग यूएन मिशन में, जितने भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे, वो सब पेशेंट्स हमारे पास आते थे, और जो भी पेशेंट से ठीक होके जाते थे। और ऐसा कुछ हमको एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर हमारे पे नहीं पड़ा। आपने जवानों के साथ, उनके परिवारों के साथ भी आपने बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम्स काफ़ी ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें क्या कुछ सिखाया जाता है? इसमें क्या था, हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन मिला था जब मैं वेस्टर्न कमांड में काम करती थी फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़, कि एक बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो सबको मालूम होना चाहिए, कि इससे क्या है, आप किसी भी इंसान का ज़िंदगी बचा सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं। सडनली कोई बेहोश होकर गिर गया तो उनका कैसे उनको लिटाना है फ्लैट सरफेस में, उनका हेड का पोजीशन कैसा रखना है, और हार्ट का पोजीशन कहाँ पर होता है, और आपको कैसा दबाना चाहिए, कितना प्रेशर देना चाहिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसा देना चाहिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्योंकि रोड साइड में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम आपके पास कोई मिशन नहीं होता है। में ही बच्चों को सिखाना ज़रूर चाहिए, ज़रूर चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत कुछ, जो पेशेंट कोई बेहोश हो जाता है, कोई आके उनको हॉस्पिटल तक जब ले जाते हैं, उसमें बहुत देर हो जाती है। तो अगर आप बेसिक लाइफ सपोर्ट से कुछ उनका हेल्प कर सकते, तो आप बहुत कुछ जो ट्रॉमा होने से बचा सकते हैं। अच्छा, आप जैसे आर्मी में हैं, आप मतलब सेना के साथ जुड़ी हुई हैं, और आपके हस्बैंड बैंकिंग में हैं, तो वो तो आर्मी के साथ नहीं जुड़े हैं, सेना के साथ नहीं जुड़े हैं। तो ऐसे में लाइफ में, क्योंकि आपकी तो ट्रांसफर्स भी होती रहती हैं, तो बैलेंस बिठाने में मुश्किल होती है क्या? नहीं, वो एक्चुअली वो बहुत ही सपोर्टिव है। मेरा हस्बैंड का सपोर्ट का वजह से मैं इतना तक पहुंच गई हूँ। कभी ऐसा कभी मैं भी बोलने लगती थी कि बहुत बिजी हो गया आज, तो वो हमेशा बोलते थे सो व्हाट। अच्छा। तो मेरी बेटी भी ऐसी है, कभी भी मैं ऐसे कुछ हो जाता है। समटाइम्स मैं कार्डियक में काम करती थी 8 से 10 घंटा, कभी 12 घंटा लंबा सर्जरी चलता था। एक्चुअली मैंने कार्डियक सर्जरी 3 डिकेड में जो देखा है, पहला डिकेड में जैसा होता था ऐसा सेकंड डिकेड में नहीं हुआ, थर्ड में और भी चेंजेस आ गए। तो अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंजेस आ गए, टाइम कम होता गया।
सो पुराना टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता था, मैं इतना टाइम नहीं दे पाई मेरा फैमिली को। मेरा बेटी काफ़ी छोटी थी, वो जब 2-3 महीने की थी तब से मैं कार्डियक सर्जरी में काम कर रही थी। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई फैमिली के लिए, पर फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मौका मुझे मिला। सभी को नहीं मिलता है ऐसी एक फील्ड में आपको इतना साल काम करने का। ये मेरे को मेरा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और मेरा आर्म फोर्सेस की वजह से मिला। चलिए यहाँ पे आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल लेती हूँ, उनके जवाब आपसे लेते हैं। शुरू करते हैं सरस्वती जी। जिंदगी में आपको सबसे ज़्यादा खुशी किससे मिलती है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है किसी को खुशी देखने से। अच्छा। ऑपरेशन थिएटर में आप काम करती हैं, उसमें आप किस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हैं? पेशेंट का सेफ्टी। ओके। क्या आपको कभी अपने प्रोफेशन के लिए ज़िंदगी में कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ा? हाँ, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा, स्पेशली फॉर माई फैमिली के लिए। कभी ऐसा होता था छोटे छोटे मेरा बेटे का बर्थडे वगैरह भी होता था, हम नहीं मना सके क्योंकि मैं वापस नहीं आ सकती थी, थिएटर में बिज़ी हो जाती थी कभी ऐसे। और काफ़ी कुछ बहुत बार हमने ट्रेन जर्नी वगैरह भी कुछ कुछ प्लान किया, फिर उसको चेंज करना पड़ा। फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन फिर भी बहुत खुशी का बात है। नो रिग्रेट्स। जी। कभी आपको आउट ऑफ द वे जाकर भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ी? हाँ, करना पड़ा, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर नर्स का एक ड्यूटी ऐसा होता है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ हमारे काफ़ी लगते हैं। जैसे कुछ सर्जरी हुआ या कोई मरीज़ को इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ता है, तब किसी का कोई टाइम नहीं होता है। हम घर पहुंचते थे, फिर तुरंत फ़ोन आता था, फिर वापस जाते थे। तो अच्छा। ऐसा काफ़ी इमरजेंसी, कोई टाइम नहीं है, 2 बजे रात को, 3 बजे सुबह या 11 बजे। नहीं, चूँकि आपने नर्सिंग में अपना पूरा जीवन बिताया है, तो नर्सिंग के लिए मूल मंत्र क्या है? एम्पैथी। दूसरे के दर्द को समझना। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्रोफेशन में आना चाहेंगे। मुझे लगता है आपको देखकर तो शायद बहुत सारे लोग प्रेरणा पा रहे होंगे कि अच्छा हम भी ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा संदेश है, जिसको दिल में दूसरों के लिए सहानुभूति है और दूसरों का दर्द समझने का एक उनका ऐसा कुछ स्वभाव है जो सॉफ्ट स्पोकन है और अपना थोड़ा सैक्रिफाइस देने वाला नेचर है, ज़्यादा ऐसा तरह के लोगों के लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस या कोई भी नर्सिंग सर्विस बहुत ही अच्छा है। और काम करते करते साथ साथ प्रोफेशनल प्रोग्रेस भी कोई करना चाहते हैं और आगे भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज होता है। वो आपको वो क्यूरेटिव इंक्यूजिटिव होना चाहिए और दैट क्यूरियोसिटी नेचर होना चाहिए। इनके लिए तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। चलते चलते एक सवाल जो मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि सेना की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप पूरे देश में घूमते हैं, आपकी ट्रांसफर्स होती रहती हैं और आप तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अलग अलग स्तर से ऊपर होते हुए अब डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर पहुंचे हैं। रोमांचक था क्या ये सफ़र? क्या क्या रोमांच जुड़ा था इससे, कोई अनुभव? नहीं, बहुत ही अच्छा था ये सफ़र। बहुत लोगों को मिलने का मौका मिला और बिकॉज अक्रॉस द कंट्री जब पोस्टिंग्स होता है, अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलना होता है, पेशेंट्स भी अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, तो हमको डिफरेंट टाइप लोगों, उनका कल्चर समझने का मौका मिला और काफ़ी अच्छा माहौल है। इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। और एक ऐसी दुनिया है ये जहाँ पर सेवा भाव, संतुष्टि, खुशी, ये एहसास भी जुड़े होते हैं। हालांकि बहुत कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जिनको आप अपने सेवा भाव से पूरा करते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर ब्रिगेडियर सरस्वती, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक बार फिर आपको ढेरों शुभकामनाएं इस पुरस्कार के लिए। जिस तरह आप जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, हमारी उम्मीद है कि आप आगे भी बहुत सारे ऐसे पुरस्कार अपने नाम करती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ कि आर्म फोर्सेस को और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को मुझे इस लायक बनाया, और थैंक यू, आपने मुझे अपना तेजस्विनी प्रोग्राम में बुलाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries,
STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और अब वक्त हमारे अगले सेगमेंट वीरांगनाओं का। आजादी के संग्राम की वीरांगनाओं की बात करें तो हम आपके लिए तेजस्विनी में हर हफ्ते लेकर आते हैं एक वीरांगना की कहानी। और आज की हमारी वीरांगना है मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने वृद्धावस्था तक भी इस संग्राम में अहम रोल अदा किया और आखिर में देश के नाम अपनी जान कुर्बान कर दी। तिरंगे की आन बान और शान के लिए बलिदान देने वालों में एक क्रांतिकारी महिला बूढ़ी गांधी यानी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की मातंगिनी हाजरा का नाम सबसे ऊपर रहता है, जो 62 साल की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी, अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार सहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, नमक बनाकर कानून तोड़ा, गिरफ्तार हुई, सजा भी मिली, अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले हर कार्यक्रम में भाग लेते हुए कितनी ही बार जेल गई, लाठियां खाई। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और नारा दिया, करो या मरो। तब 72 साल की मातंगिनी हाजरा ने तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाल ली। 29 सितंबर 2042 का दिन था। बढ़ती उम्र, कमजोर शरीर के बावजूद मातंगिनी हाजरा ने 6000 प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए तामलुक पुलिस स्टेशन की ओर मार्च किया। पुलिस की चेतावनी के बावजूद वंदे मातरम के उद्घोष के साथ हाथ में तिरंगा थामे मातंगिनी हाजरा आगे बढ़ती रही। गोलियों से छलनी होने के बाद भी उन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया और देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके बुलंद हौसलों और आजादी के जज्बे को देखते हुए ही सब उन्हें बूढ़ी गांधी कहते थे। उनके जज्बे को आज देश कर रहा है सलाम। तेजस्विनी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अपने एहसास हमारे साथ जरूर साझा करिए। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? आप अपने विचार हमारे साथ ईमेल के जरिए साझा कर सकते हैं। ईमेल आईडी याद है ना, tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। हर दिन